सीजन 4 की कहानी शुरू होती है अमेरिका से, जहाँ की एक कॉलेज से मेव अपनी ग्रेजुएशन कर रही है। ओटिस स्कूल खत्म होने के बाद भी मॉडल में ही है। उसने वहीं पर एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया जिसका नाम कैवेंडिश कॉलेज है। मेव और ओटिस अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। उन्हें ये रिलेशनशिप मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। एक दिन मेव अपनी कॉलेज में बहुत ज्यादा हॉर्नी हो गई। वो ओटिस को अपने न्यूड्स भेजती है, इस उम्मीद में कि ओटिस भी उसे अपने न्यूड्स भेजेगा और दोनों डर्टी टॉक करेंगे। ओटिस भी अपनी न्यूड्स क्लिक करता है, लेकिन उसे अपनी फोटोज अच्छी नहीं लगी तो उसने नहीं भेजी और कोई रिप्लाई भी नहीं दिया। मेव ये देखकर ओटिस से थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई। जेकोब को जब पता चला कि जॉय उसकी बेटी नहीं है तो उसने जीन से ब्रेकअप कर लिया। जीन अब एक सिंगल पेरेंट है और माँ बनने के बाद उसकी जिंदगी पूरी बदल गई। उसे अकेले जॉय को संभालने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और ऊपर से जीन को एक रेडियो शो होस्ट करने का ऑफर आया, जिसको उसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसे लगता है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। जीन को ये तो कंफर्म नहीं था कि जॉय का डैड कौन है, लेकिन उसे लगता है कि जॉय का पापा डैन है क्योंकि जेकोब से पहले वो उस डैन के साथ ही सेक्सुअली एक्टिव थी। मॉडल स्कूल के ज्यादातर स्टूडेंट्स कैवेंडिश कॉलेज में ही गए। मॉडल स्कूल के हिसाब से ये कॉलेज बहुत अलग था। यहाँ स्टूडेंट्स को पूरी आजादी थी। कॉलेज कैंपस बहुत कूल था, हर किसी को यहाँ पूरी इज्जत मिलती और यहाँ गे, लेस्बियन और ट्रांस लोगों को बराबर का हक दिया जाता। जेंडर को लेकर यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हर स्टूडेंट यहाँ खुश था और ये सब था एक कपल के कारण, एबी और रोमन। एबी एक लड़की है और रोमन एक ट्रांस। दोनों कॉलेज के सबसे फेमस कपल थे और सारे स्टूडेंट्स इनकी बात मानते। दोनों की वजह से कॉलेज का माहौल बहुत पॉजिटिव रहता क्योंकि एबी ने नेगेटिव बातें करने पर बैन लगा रखा था। फाइनली माइकल ग्रोव को भी उसी कॉलेज में एज ए टीचर जॉब मिल गई। उन्हें लगा कि एडम इसी कॉलेज में आएगा, लेकिन वो नहीं आया। एडम का अब आगे पढ़ने का मूड नहीं है, इसलिए वो अब जॉब करने का सोच रहा है। रूबी भी उसी कॉलेज में है, लेकिन वो अब अकेली हो गई क्योंकि अनवर और ओलिविया दूसरी कॉलेज में चले गए। उसे यहाँ भी फेमस लोगों के बीच रहना है और उसे पता चला कि यहाँ का फेमस कपल एबी और रोमन है। रूबी उनसे दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके एटीट्यूड की वजह से वो उससे दोस्ती नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ वो एरिक के अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। ओटिस ने सोचा कि वो स्कूल की तरह यहाँ भी अपना सेक्स थेरेपी क्लिनिक शुरू करेगा और पहले ही दिन से उसने अपने क्लिनिक का एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर उसे पता चला कि यहाँ तो पहले से एक सेक्स थेरेपिस्ट है जिसका नाम ओ है और ओ यहाँ बहुत फेमस है। उसकी वेटिंग लिस्ट एक हफ्ते तक की है। ओटिस को लगा कि ओ कोई फर्जी थेरेपिस्ट है, लेकिन लोगों से पता चला कि वो कमाल है। ओटिस और एरिक उसी के क्लिनिक के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे कि तभी ओ बाहर आती है। दोनों को उसी वक्त पता चला कि ओ एक लड़की है। ओ ओटिस का नाम जानती थी क्योंकि उसने उसे अपने क्लिनिक का प्रचार करते हुए देखा था। उसे वो अपने क्लिनिक में बात करने बुलाती है। वहीं बात करते करते ओटिस को पता चला कि ओ सेक्स प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियोस भी बनाती है और उसके इंटरनेट पर काफी फॉलोअर्स हैं। ओटिस ओ को बोलता है कि एक जगह दो क्लिनिक नहीं रह सकते, तो तुम्हें अपना क्लिनिक बंद करना होगा। इसके जवाब में ओ बोलती है कि यहाँ पहले मैंने शुरू किया था, तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये बोलकर वो ओटिस को बाहर भेज देती है। ओटिस को कैसे भी करके यहाँ अपना क्लिनिक सेटअप करना था, तो वो स्टूडेंट स्पेस में जाकर सभी को अपने क्लिनिक के बारे में बताता है और साथ ही उसने अपना फोन प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया ताकि स्क्रीन पर सभी को अपने क्लिनिक का पंपलेट दिखा सके। लेकिन गलती से स्क्रीन पर वो न्यूड फोटोज चल गई जो उसने अपनी खींची थी मेव को भेजने के लिए। ओटिस की इस गलती से उसे पूरे कॉलेज के सामने एम्बेरस होना पड़ा। लेकिन ओटिस को अब वो लोग भी जान गए थे जो उसे जानते नहीं थे। विविन और जैक्सन अभी भी बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन कॉलेज में विविन को एक लड़का पसंद आ गया जिसका नाम बोऊ है। बोऊ को भी विविन पसंद है। माइकल एडम और मोरिन से अभी भी अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहा है। शाम को स्कूल के बाद ओटिस मेव को कॉल करके अपनी गलती की माफी मांगता है। मेव उसे माफ कर देती है। दोनों फिर कॉल पर बहुत देर तक रोमांटिक बातें करते हैं। बातों बातों में मेव उसे बताती है कि उसका यहाँ अमेरिका में एक टायरन नाम का दोस्त बना है। लगभग हर शाम वो और उसके कुछ दोस्त बाहर घूमने जाते हैं। मेव से तो उसने टायरन के बारे में ज्यादा बात नहीं करी, लेकिन उसके कॉल काटने के बाद उसने सोशल मीडिया पर टायरन को स्टॉक किया। ये देखकर ओटिस बहुत ज्यादा अपसेट हो गया कि टायरन बहुत हॉट और डैशिंग है और उसने मेव के साथ कुछ फोटोज भी डाल रखी थी। जॉय और अपनी नई जॉब की वजह से जीन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त रहने लगी, तो ओटिस ने उसकी हेल्प के लिए जोआना को अपने घर में रहने के लिए बुला लिया। जोआना जीन की छोटी बहन है और वो इस वक्त होमलेस भी है, तो ओटिस के बुलाने पर वो तुरंत आ गई। लेकिन जीन उसके आने से ज्यादा खुश नहीं है। उसको उसकी हरकतें पसंद नहीं है, लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सकती। अगले दिन जब रूबी कॉलेज गई तो उसे पता चला कि कॉलेज का सबसे फेमस कपल एबी और रोमन का किसी बात पर झगड़ा हुआ है और दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। एडम ने एक फार्म में अपनी नई जॉब स्टार्ट की। उधर ओटिस कॉलेज में अभी भी अपना पहला क्लाइंट लेने में स्ट्रगल कर रहा
है। सारे स्टूडेंट्स ओको ही प्रीफर कर रहे हैं। उसी वक्त रूबी ओटिस के पास आकर बोलती है कि एबी और रोमन का झगड़ा हुआ है। अगर तुमने उनकी रिलेशनशिप बचा ली तो कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स तुम्हारे पास ही आएंगे। रूबी की बात सुनकर ओटिस उससे पूछता है कि ये तुम मुझे क्यों बता रही हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा। तो रूबी बोलती है कि तुम्हें बस एबी के सामने मेरी तारीफ करनी होगी जिससे वो मेरी दोस्त बन जाए। रूबी की बात सुनकर ओटिस मना कर देता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। कॉलेज में एमी और आइजैक की क्लास एक ही थी तो दोनों की धीरे धीरे दोस्ती होने लगी। मेव अमेरिका में अपनी तरफ से पढ़ाई में अच्छा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका एक टीचर जिसका नाम थॉमस है उसे मेव के प्रोजेक्ट्स कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे। ओटिस को भी अब लग रहा था कि उसे एबी और रोमन की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि इसमें उसका बहुत फायदा है। लेकिन उसके सामने सवाल ये था कि वो दोनों को अपने क्लिनिक तक लाए कैसे। जीन का नया रेडियो शो चालू हो चुका था लेकिन वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके दिमाग में एक वक्त पर कई सारी चीजें चलने लगी थी और खासकर जॉय की देखभाल को लेकर। एरिक की माँ चाहती थी कि एरिक रोज चर्च जाए और बैप्टाइज हो जाए। बैप्टाइज होना एक तरीके से शपथ लेना होता है जिसमें बच्चे शपथ लेते हैं कि वो हमेशा जीसस को अपना ईश्वर मानेंगे और पाप का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ देंगे। एरिक भी चाहता था कि वो रोज चर्च जाए और बैप्टाइज हो जाए, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि बैप्टाइज होने के लिए उसे अपनी गे होने की पहचान छुपानी होगी क्योंकि ऐसे उसका समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एरिक अपनी पहचान नहीं खोना चाहता क्योंकि वो खुद से बहुत प्यार करता है। माइकल शाम को मॉरिन और एडम के साथ डिनर करने उनके घर जाता है ताकि वो उनसे अपना रिश्ता सुधार सके। वहाँ तीनों बात कर रहे थे और बातों बातों में माइकल को पता चला कि एडम को अपने नए काम के लिए ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। माइकल के लिए ये अच्छा मौका था एडम के नजदीक आने का, तो उसने एडम से कहा कि उसे ड्राइविंग वो सिखा देगा। एडम बोलता है कि वो सोचकर बताएगा। ओटिस अभी भी टायरन के बारे में सोच रहा था और उससे रहा नहीं गया तो उसने तुरंत मेव को कॉल किया ये बताने के लिए कि वो टायरन से दूर रहे। लेकिन मेव बोलती है कि टायरन उसका यहाँ बेस्ट फ्रेंड है और वो गे है, उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। ये सुनकर ओटिस थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और मेव भी उससे थोड़ी नाराज हो जाती है क्योंकि उसने उस पर फालतू शक किया। जैक्सन इस वक्त एक लड़की के साथ कैजुअल सेक्स रिलेशन में है। एक रात सेक्स के बाद उसने जैक्सन से कहा कि मुझे आज तुम्हारी बॉल्स के बीच में गांठ जैसा कुछ फील हुआ, हो सके तो एक बार डॉक्टर को दिखा लो। उसकी बात सुनकर जैक्सन थोड़ा टेंशन में आ गया और जब उसने खुद चेक की तो उसे भी वहाँ गांठ फील हुई। कॉलेज में अगले दिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर एबी और रोमन के लिए प्रेयर कर रहे थे कि दोनों का रिलेशन बच जाए और आज उनका ओ के साथ अपॉइंटमेंट था। ओटिस के पास ये आखिरी मौका था पूरी कॉलेज का ध्यान अपनी तरफ खींचने का। वो हिम्मत करके रोमन के पास गया उसकी और एबी की प्रॉब्लम सुनने के लिए और रोमन ने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई भी। वो बताता है कि 2 रात पहले उसने एबी से सेक्स के लिए पूछा लेकिन उसने मना कर दिया कि आज उसका मूड नहीं है। लेकिन जब रात को रोमन उठा तो उसने देखा कि एबी मास्टरबेट कर रही है। रोमन को लग रहा है कि एबी या तो उसे चीट कर रही है या उसका उससे मन भर गया है। रोमन की बात सुनकर ओटिस उसे समझाता है कि उसका सेक्स ना करने की कई वजह हो सकती है जैसे थकावट या किसी बात का स्ट्रेस लेना और इसमें उसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन मास्टरबेट लग रहा हो। तो रोमन बोलता है कि वो कुछ वक्त से स्ट्रेस तो ले रही है, उसके मेरे साथ रिलेशनशिप में रहने से उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वो दिखाती है कि वो ठीक है लेकिन वो नहीं है। ओटिस फिर रोमन को बोलता है कि कभी कभी कपल्स को बिना सेक्स का प्रेशर लिए कुछ सिंपल चीजें करनी चाहिए जैसे किस करना, हग करना और साथ में वक्त बिताना। और मुझे नहीं लगता तुम एबी से ब्रेकअप करना चाहते हो। रोमन सच में एबी से प्यार करता था और वो ब्रेकअप नहीं चाहता। ओटिस के समझाने पर उसे एबी की प्रॉब्लम समझ में आई। ओटिस ने रोमन से रिक्वेस्ट करी कि वो एबी को साथ लेकर एक बार उसके क्लिनिक में आए ताकि हम और बात कर सकें। रोमन एबी को लेकर ओटिस के क्लिनिक पर गया और दोनों वहाँ से खुशी खुशी बाहर आए। दोनों का झगड़ा खत्म हो गया। दोनों को दोबारा साथ में देखकर सारे स्टूडेंट्स बहुत खुश हुए और दोनों का झगड़ा खत्म करवाने से ओटिस मिनटों में कॉलेज में एज ए सेक्स थेरेपिस्ट फेमस हो गया। फिर सारे स्टूडेंट्स ओटिस के पास ही आने लगे। ओ के पास अब एक क्लाइंट भी नहीं बचा। इस बात से वो थोड़ी नर्वस हो गई। कॉलेज खत्म होने से पहले ओ ओटिस से मिलने आई और उससे कहा कि हमें टीम अप कर लेना चाहिए। ओ ने ओटिस को अपना असिस्टेंट बनने का ऑफर दिया लेकिन उसने वो ऑफर ठुकरा दिया। बाद में दोनों ने एक बीच का रास्ता निकाला कि हम कॉलेज में इलेक्शन करवाएंगे और स्टूडेंट्स को ही चुनने देंगे कि वो किसे अपना सेक्स थेरेपिस्ट रखना चाहते हैं। दोनों इलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे। उसी दिन से कॉलेज में इलेक्शन की हवा चलने लगी और तब रूबी ओटिस के पास आकर उसे इलेक्शन में साथ काम करने का ऑफर देती है। वो ओटिस की कैंपेन मैनेजर बनना चाहती है। ओटिस मान जाता है। शाम को ओटिस जब मेव से बात कर रहा था तो मेव उसे बताती है कि उसके टीचर थॉमस को एक इंटर्न की जरूरत है और इसके लिए वो उस स्टूडेंट को चुनेगा जो अपनी पढ़ाई में अच्छा हो और क्रिएटिव हो। मेव को विश्वास था कि थॉमस उसे ही चुनेगा और बाद में उसे अमेरिका में ही रुकना पड़ सकता है। ये सुन
सुनकर ओटिस का दिल टूट सा गया कि मेव का अब यहाँ आने का भी कंफर्म नहीं है। उसी वक्त ओटिस ने कॉलेज के पेज पर ओ का एक म्यूजिक वीडियो देखा जिसमें वो इलेक्शन के लिए खुद का प्रमोशन कर रही थी और वो वीडियो लोगों को पसंद भी आ रहा था। अगर ओटिस को इलेक्शन जीतना है तो इस म्यूजिक वीडियो का जवाब उसे देना ही पड़ेगा। आज कॉलेज की छुट्टी है और आज शाम को ही एक क्लब में क्वेयर नाइट पार्टी है। क्वेयर पार्टी का मतलब उस पार्टी में सारे जेंडर के लोग आ सकते हैं और खुलकर वहाँ मजे कर सकते हैं। एरिक भी उस पार्टी में जाने वाला था और उसके साथ ओटिस। लेकिन इससे पहले ओटिस को रूबी के घर जाना था उस वीडियो पर काम करने के लिए जो वो ओ के म्यूजिक वीडियो के जवाब में बनाने वाला था। मेव को जिस इंटर्नशिप मिलने की उम्मीद थी वो उसे नहीं मिली। उसकी जगह उसकी रूममेट एलन को मिल गई। उस स्क्वायर पार्टी में रोमन, एबी और उसकी दोस्त आयशा भी जाने वाली थी तो तीनों ने एरिक को अपने घर ही बुला लिया ताकि पार्टी के लिए साथ ही तैयार हो जाएं। ओटिस वीडियो पर काम करने के लिए रूबी के घर पहुंचा। रूबी और उसके पापा वीडियो बनाने में उसकी हेल्प करते हैं। ओटिस ने सोचा कि वो ओ के म्यूजिक वीडियो का जवाब उसी की तरह एक म्यूजिक वीडियो बनाकर देगा। उसने रैप करने का ट्राई किया लेकिन उसे समझ में आ गया ये उसके बस का नहीं है। रूबी ने फिर उसे समझाया कि वीडियो में वो बनकर बोलो जो तुम हो। लोग तुम्हें तभी वोट देंगे जब वो तुमको खुद से कनेक्ट कर पाएंगे। रूबी की बात मानकर ओटिस कैमरे के सामने सिंपल शब्दों में लोगों को सिर्फ ये बताता है कि आपको क्यों उसे वोट करना चाहिए। माइकल एडम को ड्राइविंग सिखाने लग गया जिससे दोनों के बीच कम्युनिकेशन और बेहतर हो रही थी। जोआना जीन के घर पर तो रहने लगी थी लेकिन उसे कुछ पैसों की जरूरत थी तो वो बैंक गई लोन के लिए। उस बैंक का मैनेजर डैन था। जोआना को लोन तो नहीं मिला लेकिन डैन और वो एक दूसरे को थोड़ा पसंद करने लग गए। डैन ने उससे उसका फोन नंबर मांगा और उसने दे भी दिया। जैक्सन अपनी गांठ को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में था तो उसने एक डॉक्टर से मिलना बेहतर समझा। उसकी गांठ देखकर डॉक्टर ने पूछा कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स में से किसी को कोई बीमारी है जैसे कैंसर या बीपी, क्योंकि कई बार कुछ बीमारियां बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलती है। जैक्सन बोलता है कि मेरी मॉम्स तो बिल्कुल हेल्दी हैं लेकिन पिता का पता नहीं, वो एक स्पर्म डोनर थे। डॉक्टर जैक्सन को कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोलता है। टेस्ट का रिजल्ट देखने के बाद ही पता चलेगा कि जैक्सन को प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अब जब तक जैक्सन को पता नहीं चल जाता उसे हुआ क्या है तब तक उसे सुकून नहीं मिलने वाला। एमी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो अभी तक भी उसके सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी तो इसीलिए उसने कॉलेज में आर्ट क्लास स्टार्ट की थी। लेकिन उसे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आर्ट में से कौन सी आर्ट करे तो इन सब में उसकी हेल्प आइजैक कर रहा है। आइजैक ने उसे फोटोग्राफी ट्राई करने का सजेशन दिया। एमी ने उसके सजेशन को सीरियस लिया और दोनों अब काफी वक्त साथ में बिताने लगे। ओटिस ने भी अपना वीडियो कॉलेज के पेज पर पोस्ट कर दिया। वीडियो पर काम करने के बाद ओटिस ने एरिक को कॉल किया क्लब में साथ जाने के लिए लेकिन इस वक्त वो एबी और उसके ग्रुप के साथ था और उसे उनके साथ बहुत मजा आ रहा था। एरिक को ऐसा लगा कि ओटिस को अब उसके साथ नहीं आना चाहिए क्योंकि वो अपने जैसे लोगों में खुश है। इसीलिए वो ओटिस को घुमा फिरा कर मना करने की कोशिश करता है। ओटिस उसकी बातें समझ रहा था तो उसने भी आने से मना कर दिया। ओटिस की बातें रूबी सुन रही थी। उसे अंदाजा हो जाता है कि ओटिस कहीं जाने वाला था लेकिन वो अब नहीं जा रहा। उसने ओटिस को अपने यहाँ रुकने को कहा ताकि दोनों थोड़ी बहुत बातें कर लें। बातों बातों में रूबी ओटिस को बताती है कि वो और ओ प्राइमरी स्कूल में साथ थे तब उसका नाम सारा था। कुछ वक्त के लिए वो बेस्ट फ्रेंड बनी। एक बार प्राइमरी स्कूल में उसकी क्लास एक कैंप करने गई। उस वक्त रूबी नींद में अपना बिस्तर गीला कर दिया करती थी और कैंप में भी यही हुआ लेकिन इस बात का पता ओ को चल गया। तब उसने प्रॉमिस किया था कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगी लेकिन अगले ही दिन ओ ने ये बात क्लास के सबसे पॉपुलर ग्रुप को बता दी। उन सब ने मिलकर रूबी का बहुत मजाक उड़ाया और उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया। वो वीडियो अभी भी रूबी के पास था। तब ओटिस को समझ में आया कि रूबी उसकी हेल्प क्यों कर रही है, ये उसके लिए पर्सनल है। उसी दिन विविन और बहू विविन के घर पर मिले पढ़ाई के लिए और वहीं पर बहू ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा। विविन ने हाँ कर दी क्योंकि दोनों पहले से एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। शाम को एरिक, एबी और उसके ग्रुप के साथ उस स्क्वायर पार्टी में जाता है। उसे वहाँ बहुत मजा आ रहा था। उसी पार्टी में कैल भी आती है। वहाँ पर उसकी दोस्ती आयशा से होती है। इंटर्नशिप ना मिलने से मेव बहुत ज्यादा अपसेट थी। उसका हमेशा से सपना था कि वो एक राइटर बने। अगर उसे ये इंटर्नशिप मिलती तो वो अपने सपने के और करीब पहुंच जाती। मेव सीधे थॉमस के पास गई ये जानने के लिए कि उसे सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया। मेव का सवाल सुनकर थॉमस उसे साफ साफ बोलता है कि लिखना कोई आसान काम नहीं है और मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट्स पढ़े हैं, उन्हें देखकर यही लगता है कि तुम लिख नहीं सकती और तुम्हें ये कोर्स छोड़ देना चाहिए। थॉमस के मुंह से ये बातें सुनकर मेव और ज्यादा अपसेट हो जाती है। ओटिस और रूबी रात को एक साथ टीवी देख रहे थे और बातें कर रहे थे और ये सब करते करते गलती से साथ में एक ही बेड पर सो गए लेकिन दोनों के बीच कुछ हुआ नहीं। सुबह उठकर ओटिस चुपचाप अपने घर आ गया लेकिन बाद में उसको गिल्ट फील हुआ कि कहीं उसने मेव के साथ धोखा तो नहीं कर दिया रूबी के साथ एक ही बेड पर सोकर। रात को जब वो सो रहा था
था तो उसके फोन पर मेव के कुछ मिस कॉल थे। सुबह जब उसने फोन संभाला तो मेव को रिटर्न कॉल किया। तब मेव उसे बताती है कि वो मॉडल आ रही है क्योंकि ड्रग ओवरडोज की वजह से उसकी माँ हॉस्पिटल में है और वो बहुत सीरियस है। मेव वापस आ रही थी लेकिन अब उसका ये कंफर्म नहीं था कि वो दोबारा अमेरिका लौटेगी या नहीं। एक लंबे सफर के बाद मेव अमेरिका से यूके मॉडल पहुंच गई। उसे रिसीव करने के लिए एना और एल्सी आए थे। मेव अब एना के घर में ही रहने वाली है। वो थोड़ी देर आराम करती है और बाद में उसे एमी अपनी गाड़ी लेकर लेने आती है। दोनों हॉस्पिटल जाने वाली थी और तभी वहीं पर ओटिस भी आ जाता है क्योंकि मेव के आने के बाद उससे इंतजार नहीं हुआ और वो मेव से मिलने एना के घर ही आ गया। तीनों फिर साथ में हॉस्पिटल जाते हैं मेव की मॉम से मिलने। विविन और जैक्सन अपनी बहुत सी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते और साथ में बहुत खुश रहते, लेकिन क्योंकि अब वो बोव की गर्लफ्रेंड थी और बोव को दोनों का ऐसे साथ में हंसी मजाक करना अनकंफर्टेबल कर देता। उसने इस बारे में विविन से बात की तो विविन ने उसे समझाया कि वो और जैक्सन सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हैं और कुछ नहीं। बोव उसकी बात समझ जाता है। तीनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मेव का भाई शॉन बाहर उसका इंतजार कर रहा था। मेव एमी और ओटिस को गाड़ी में ही रुकने के लिए बोलती है। शॉन और मेव जब हॉस्पिटल के अंदर गए तो उन्हें पता चला कि उनकी मॉम अब नहीं रही, वो मर गई। ये सुनना दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल था। जियाना और डैन अब एक दूसरे के साथ डेट पर भी जाने लगे थे। रूबी कॉलेज में ओटिस का इलेक्शन कैंपेन संभाल रही थी, लेकिन आज ओटिस खुद एब्सेंट है। वो अलग अलग पैंतरे अपनाकर वापस अपने क्लाइंट जोड़ने की कोशिश कर रही थी और इसी बीच उसने कॉलेज मैनेजमेंट से बोलकर कुछ दिनों बाद उसकी और ओटिस की पब्लिक डिबेट रखवा दी, जहां सारे स्टूडेंट इनवाइटेड थे। डिबेट वाली बात रूबी मैसेज करके ओटिस को भी बताती है। एमी और ओटिस को मालूम नहीं था कि हॉस्पिटल के अंदर क्या हुआ है। दोनों गाड़ी में ही बैठकर टाइम पास और बातें कर रहे थे और मेव का इंतजार कर रहे थे। उधर कॉलेज में रूबी सारे स्टूडेंट से सर्वे के बहाने ओ का नेगेटिव पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन सारे ही स्टूडेंट ओ की तारीफ कर रहे थे। रूबी सवाल जवाब करते करते एबी के ग्रुप के पास पहुंची। वहाँ भी उसे ओ के बारे में पॉजिटिव ही सुनने को मिला, लेकिन एबी के ग्रुप का एक लड़का जिसका नाम पीके है, वो रूबी को कुछ बताना चाहता था, लेकिन एबी ने उसे रोक दिया ये बोलकर कि हम नेगेटिव बातें नहीं करते। एडम ने फार्म में जॉब तो स्टार्ट कर दी, लेकिन उसे वहाँ का कोई काम नहीं आता, तो वहाँ की मालकिन जिसका नाम जैम है, वो उसे धीरे धीरे काम सिखा रही थी। जीन का रेडियो शो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था, तो शो को पॉपुलर बनाने के लिए जीन के बॉस ने डिसाइड किया कि वो जीन के साथ एक को होस्ट बिठाएंगी और वो को होस्ट थी ओ, क्योंकि ओ इंटरनेट पर थोड़ी फेमस है। शॉन और मेव को हॉस्पिटल में शाम हो गई। हॉस्पिटल की सारी प्रोसीजर खत्म होने के बाद शॉन वहाँ से चला गया, लेकिन मेव अभी भी वहीं थी। वो बहुत सैड थी, लेकिन अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो वहाँ एक किताब में क्रॉसवर्ड पूरा करने की कोशिश कर रही थी। शाम को एरिक की मॉम एरिक से आकर पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ चर्च चलकर हमारी हेल्प करवाओगे? वहाँ आज सभी ने मिलकर सूप किचन बनाया है जहाँ हम गरीबों को खाना खिलाएंगे। एरिक आने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो अभी एबी के साथ बाहर जा रहा है। एरिक एबी से मिलने उसके पास जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है जो उससे थोड़े पैसे मांगता है। एरिक के पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसने उस भिखारी को उस सूप किचन के बारे में बताया जो चर्च में लग रहा है, लेकिन फिर भिखारी उसे जबरदस्ती वहाँ ले जाने के लिए फोर्स करता है। एरिक भिखारी को फिर सूप किचन तक छोड़ने जाता है, लेकिन वहाँ जाते ही एरिक की मॉम ने एरिक को उनकी हेल्प करने के लिए कहा क्योंकि वहाँ काम करने के लिए लोग कम थे। एरिक के पास अब कोई चॉइस नहीं थी। उसने कॉल करके एबी को आने के लिए मना कर दिया और ये भी बताया कि वो क्यों नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद सूप किचन में एबी भी आ जाती है क्योंकि उसे भी हेल्प करवानी थी। काम करते करते चर्च के पादरी उन्हें बताते हैं कि ये शायद आखिरी सूप किचन है क्योंकि हमारी फंडिंग रुक गई, अब ये जगह बंद करनी होगी। ओ और जिन साथ में रेडियो शो होस्ट करती हैं और वो शो वाकई मजेदार था। लोगों से उन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। क्रॉसवर्ड खत्म करने के बाद मेव एमी और ओटिस के पास आ गई। वो अभी भी कार में थे। मेव एमी को घर चलने के लिए कहती है। मोरिन माइकल से मिलने उसके घर जाती है क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रही थी। दोनों मेव को एना के घर छोड़ने आते हैं, लेकिन वो दोनों खुद भी वहाँ रात को मेव के साथ ही रुक जाते हैं उसे थोड़ा इमोशनली सपोर्ट करने के लिए। एमी और ओटिस को मेव के साथ रहते 3 दिन हो गए। फिर उन्हें लगा कि अब उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। एबी और उसका ग्रुप कुछ दिनों में एक फंड रेजर प्रोग्राम कर रहे हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि उस प्रोग्राम से जितना भी फंड आएगा वो सारा उस सूप किचन को दे दिया जाएगा। ओटिस 3 दिन से कॉलेज गया था और इतने दिनों में ओ ने ज्यादातर स्टूडेंट्स को दोबारा अपने फेवर में कर लिया। ओटिस के पास सिर्फ डिबेट ही वो मौका है जिससे वो दोबारा स्टूडेंट्स को अपनी तरफ कर सकता है और वो डिबेट आज है, लेकिन इससे भी पहले उसे रूबी को मनाना होगा। वो ओटिस से बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि 3 दिन में ओटिस ने उसके एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। कुछ देर रूबी को मनाने के बाद वो मान जाती है। डिबेट शुरू होने से कुछ देर पहले आयशा और पीके रूबी को अपने पास बुलाकर उसे ओ के बारे में कुछ बातें बताते हैं। मेव और शॉन अपनी मॉम
मॉम के फ्यूनरल की तैयारी करने लगे, लेकिन शॉन इस चीज को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा। एक तरीके से पूरा काम मेव को ही करना पड़ रहा था। एमी और आइजैक कुछ ज्यादा ही वक्त साथ में बिताने लगे थे और इसी वजह से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन क्योंकि आइजैक मेव का एक्स है तो एमी को एक बार मेव से पूछना पड़ेगा। पीके और आयशा ने ओ के बारे में जो बात रूबी को बताई थी, रूबी ने वो बात ओटिस को बता दी ताकि उसे वो ओ के खिलाफ डिबेट में काम ले सके। थोड़ी देर बाद डिबेट शुरू होती है। डिबेट में ओ अपना पक्ष मजबूत करने के लिए ओटिस के पापा रेमी की एक बुक के बारे में सारे स्टूडेंट्स को बताती है, जिसमें रेमी ने कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिससे मेल और फीमेल की इक्वालिटी पर असर पड़ता हो। वो बुक में पुरुषों को बोल रहे थे कि उन्हें महिलाओं पर अपना अधिकार जमाना चाहिए और क्योंकि इस कॉलेज में जेंडर को लेकर भेदभाव नहीं है, उन्हें फिर सभी के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश की कि ओटिस भी अपने पापा की तरह ही है। इसके बाद ओटिस ने सभी को वो बात बताई जो उसे रूबी ने बताई थी। ओटिस स्टेज पर से सभी को बोलता है कि वो लड़की क्या ही किसी को एडवाइस देगी जिसे खुद दूसरों की फीलिंग्स की परवाह ना हो। वो बताता है कि कुछ महीने पहले पीके और ओ रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिर अचानक ओ ने बिना उससे बात किए उसे छोड़ दिया। ओटिस की ये बात सुनकर स्टूडेंट्स में से 2-3 लड़कियां उठती हैं और बोलती हैं कि ओ ने हमारे साथ भी ऐसा ही किया था। ये सब देखकर ओ थोड़ी नर्वस हो जाती है। उसके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था, तो फिर उसने हिम्मत करके सभी को अपनी सच्चाई बताई कि मैं एक एसेक्सुअल हूँ और इतने वक्त से मैं खुद के शरीर को समझने की कोशिश कर रही हूँ। जितनों को भी मैंने छोड़ा मुझे उनकी दोस्ती पसंद थी, लेकिन जब बात फिजिकल होने की आती तो मैं बिना बताए उनकी जिंदगी से भाग जाती। एसेक्सुअल का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसे किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशन बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो ये बात किसी को भी बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मजबूरी में उसने बता दिया और सारे स्टूडेंट्स ने ओ को अप्रिशिएट किया। डिबेट के बाद ओ को स्टूडेंट्स की सिंपैथी मिली, लेकिन ओटिस की इमेज एक मैननिस्ट की हो गई थी। मतलब ज्यादातर वोट ओ को ही जाने वाले थे। माइकल और मोरिन दोबारा से एक दूसरे के करीब आ गए थे। माइकल चाहता था कि वो दोबारा मोरिन और एडम के साथ एक ही घर में रहे, लेकिन मोरिन को लगता है कि एडम और माइकल के बीच की दूरी अभी भी खत्म नहीं हुई है। ओटिस और मेव ने डिसाइड किया कि वो आज शाम को एक डेट पर जाएंगे, अपनी पहली डेट पर, जिससे मेव का थोड़ा मूड भी ठीक हो जाए। मेव जब डेट के लिए तैयार हो रही थी तो उससे मिलने एमी आती है। दोनों वहाँ थोड़ी देर बातें करती हैं। बातों बातों में मेव एमी को बताती है कि मॉम का एक भी दोस्त या रिश्तेदार नहीं था, मुझे लगता है फ्यूनरल पर कोई नहीं आएगा। एमी भी मेव को अपने और आइजैक के बारे में बताती है और उससे पूछती है कि क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं। मेव को कुछ समझ नहीं आता कि वो उससे क्या बोले, तो वो बोलती है कि हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। जैक्सन को अपनी गांठ को लेकर बहुत एंजाइटी रहने लगी थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने स्पर्म डोनर को ढूंढेगा और ये बात उसने अपनी दोनों मॉम्स को भी बताई, लेकिन दोनों उसकी बात टालने की कोशिश करती हैं। शाम को मेव और ओटिस अपनी पहली डेट पर मिलते हैं और ये पल दोनों के लिए बहुत खास था। वो चाहते थे ये डेट बहुत अच्छी रहे। दोनों एक थिएटर में गए मूवी देखने के लिए, लेकिन वहाँ पहले से जोआना थी। वो डैन के साथ मूवी देखने वाली थी, लेकिन डैन अब नहीं आ रहा क्योंकि उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया। जोआना वहाँ ओटिस और मेव को साथ में देखती है और उनसे अपने लिए भी एक मूवी टिकट खरीदने के लिए कहती है। जोआना जबरदस्ती दोनों के बीच में आ जाती है। तीनों वहाँ साथ में मूवी देखना शुरू करते हैं, लेकिन मेव अपने साथ एक शराब की बोतल लाई थी। फिर जोआना और मेव शराब पीते पीते मूवी देखती हैं। थोड़ी देर बाद जोआना बहुत नशे में हो जाती है और वो आसपास के लोगों को परेशान करने लग गई, तो उसके साथ ओटिस और मेव को भी थिएटर से बाहर निकाल दिया गया। दोनों फिर जियाना को नशे की हालत में एक टैक्सी में बिठा देते हैं। टैक्सी उसे घर छोड़ देगी। जियाना जैसे तैसे घर पहुंचती है। जीन उसे इस हालत में देखकर उसका नशा उतारने की कोशिश करती है। नशे नशे में जियाना जीन को बताती है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है। उधर ओटिस और मेव पैदल शहर में घूम रहे थे। घूमते घूमते दोनों अपनी पुरानी मॉडल स्कूल के पास पहुंचे। मॉडल अब बंद हो चुकी है और धीरे धीरे खंडर बनती जा रही है। दोनों स्कूल के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर तो वो इधर उधर घूमते हैं और बाद में मेव का मन सेक्स करने का करता है, लेकिन जैसे ही वो ओटिस के करीब आती है, ओटिस के अंदर वो गिल्ट दोबारा जाग जाता है कि उसने रूबी के साथ एक ही बिस्तर पर रात बिताई। उससे रहा नहीं गया और ये बात उसने मेव को भी बता दी, लेकिन उसने साथ में ये भी कहा कि दोनों के बीच कुछ हुआ नहीं था। लेकिन पहली लाइन सुनते ही मेव का मूड खराब हो गया और उसी वक्त वहाँ स्कूल के गार्ड्स आ जाते हैं। दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी बहुत चोट लग जाती है और वो पकड़े भी जाते हैं। गार्ड्स उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस जीन को बुलाती है। रात वाली बात की वजह से मेव ओटिस से बात नहीं कर रही। वो उससे थोड़ी नाराज है। आज उसकी मॉम का फ्यूनरल भी है। शॉन को अपनी माँ के लिए फूल लाने थे, लेकिन आज के दिन भी ना तो शॉन का कुछ अता पता था और ना फूलों का। तो मेव ने ओटिस को कॉल करके उसे शॉन के दोस्त के घर जाने के लिए कहा। शॉन के बारे में पता करने के लिए मेव उन्हें एड्रेस बताती है। एरिक और ओटिस दोनों साथ में थे, तो दोनों शॉन के दोस्त डोजिमो के घर गए।
उसके बारे में पता करने, लेकिन डोजिमो ने उन्हें बताया कि शॉन तो कल रात से आया ही नहीं, लेकिन उसने ओटिस को वो फूल दिए जो शॉन के लिए आए थे। ओटिस को लग रहा था कि एरिक के नए दोस्त बनने से वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है और ये बात उसने एरिक से भी शेयर की, लेकिन एरिक उसे समझाता है कि एबी और उसका ग्रुप उसके जैसे हैं, इसलिए उसे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। लेकिन ओटिस हमेशा से उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ओटिस और एरिक फूल लेकर फ्यूनरल वाली जगह पहुंचते हैं। मेव को लगा था कि फ्यूनरल में कोई नहीं आएगा, लेकिन वहां कॉलेज से बहुत से लोग आए थे। एमी ने सबको इनवाइट किया था। फ्यूनरल का कार्यक्रम शुरू होता है और थोड़ी देर बाद वहां शॉन भी आ जाता है। वो थोड़ा नशे में था। जब एरिन के बारे में बोलने की बारी आई तो सबसे पहले शॉन ही चला गया। वहाँ कुछ अच्छी बातें बोलनी थी, लेकिन शॉन ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताया कि कैसे उसकी मॉम की वजह से उसका और मेव का बचपन बर्बाद हो गया। वो पूरे दिन नशा करती रहती थी। शॉन की ये बातें सुनकर मेव को दुख भी हुआ और उसे उस पर गुस्सा भी आया। मेव ने शॉन को रोका और उसे उस फ्यूनरल से जाने के लिए कह दिया। शॉन चुपचाप बाहर चला गया और उसके पीछे मेव भी। दरअसल शॉन अपनी मॉम से गुस्सा था कि वो अपने आखिरी वक्त में भी अपने बच्चों के साथ नहीं थी, वो बस नशा कर रही थी और शॉन को इस चीज का डर था कि वो भी अंत में अपनी मॉम की तरह ही मरेगा। मेव उसे समझाती है कि उसके पास अभी भी वक्त है, वो सुधर सकता है और एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। शॉन मेव की बातें सुनने के बाद भी वहाँ से जाने लगता है। मेव उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो नहीं रुका। मेव अंदर जाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। जीन और जियाना जॉय के लिए बाजार से साथ में कुछ सामान लाने गई और वहीं पर उन्हें साथ में डैन दिखता है, लेकिन डैन को वो नहीं दिखी। जियाना जीन को बताती है कि वो आजकल इसी के साथ डेट पर जा रही है, तो जीन उसे बोलती है कि अब तुम इसके साथ डेट पर नहीं जाओगी क्योंकि मुझे लगता है कि यही जॉय का डैड है। जियाना समझ जाती है। एरिन कभी भी एक अच्छी माँ नहीं थी, लेकिन मेव ने फिर भी उसे सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी, इस उम्मीद में कि इससे उसकी आत्मा को शांति मिले। फ्यूनरल खत्म होने के बाद मेव ने आए सभी लोगों को विदा किया। ओटिस और एरिक के बीच में पिछले कुछ दिनों से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से ब्रेक लेंगे। ओटिस मेव के पास आकर उससे माफी मांगता है। मेव उसे माफ कर देती है क्योंकि ओटिस और रूबी के बीच कुछ हुआ नहीं था। दोनों फिर साथ में एना के घर चले जाते हैं। शाम को एडम माइकल से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन उसे वहां जाकर पता चला कि मॉरिन भी वहीं है। दोनों फिर से साथ वक्त बिताने लगे हैं। एडम और माइकल के बीच दूरियां कम हो रही थी, लेकिन अभी तक इतनी भी कम नहीं हुई थी कि एडम माइकल को दोबारा एक ही घर में बर्दाश्त कर सके। इसीलिए वो दोनों को साथ में देखकर थोड़ा गुस्सा हो गया और वहाँ से चला गया। जैक्सन की भी आज मेडिकल रिपोर्ट्स आने वाली है। वो और उसकी मॉम्स डॉक्टर के पास गए, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि उसके रिजल्ट क्लियर हैं। वो गांठ कोई कैंसर नहीं है। ये सुनकर तीनों ने राहत की सांस ली। और जब जिन के साथ अपना रेडियो शो होस्ट कर रही थी, तो उसी वक्त रूबी उसके शो पर कॉल करके उसे और उसके लिसनर्स को बताती है कि कैसे ओ ने बचपन में उसे बुली किया था। वो कोई नेक दिल इंसान नहीं है। साथ में रूबी ने इंटरनेट पर ओ को टैग करके वो वीडियो भी पोस्ट कर दिया, जब बिस्तर गीला करने पर उसका वो वीडियो बनाया था। वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगा। उधर ओटिस और मेव अपने रिलेशन में दोबारा नॉर्मल हो गए। दोनों ने पूरी रात साथ बिताई। जियाना अपनी जिंदगी में कभी स्टेबल नहीं थी और ना उसने अपनी जिम्मेदारियों को समझा। इसी चीज को सही करने के लिए जीन ने एक प्लान बनाया। वो जियाना से बोलती है कि मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ एक सिस्टर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। ये बोलकर जीन जियाना को कॉन्ट्रैक्ट के पेपर थमा देती है और आराम से पढ़कर साइन करने के लिए कहती है। साइन करते ही उसे पैसे मिल जाएंगे। मेव ने मन बना लिया कि वो अब दोबारा अमेरिका नहीं जाएगी। वो यहीं ओटिस के पास मॉडल में ही रहेगी, अपने रिलेशनशिप को टाइम देगी और कैवेंडिश कॉलेज में ही एडमिशन के लिए अप्लाई करेगी। जीन भी मेव से थोड़ी और जान पहचान बढ़ाना चाहती थी, तो इसलिए उसने शाम को मेव को घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया। जैक्सन अब रिलैक्स था, लेकिन तभी उसके पास एक मेल आता है स्पर्म क्लिनिक से, जिसमें लिखा था कि जैक्सन ने जो अपनी डिटेल दी है उसका उनके क्लिनिक में कोई रिकॉर्ड नहीं है। दरअसल कुछ वक्त पहले जब जैक्सन अपनी गांठ को लेकर परेशान था, तो उसने अपने डोनर का पता लगाने के लिए स्पर्म क्लिनिक में अप्लाई किया था और आज उसे पता चल रहा है कि उसका कोई डोनर ही नहीं है। ये बात उसे और परेशान कर देती है। ओटिस जब कॉलेज गया तो उसे पता चला कि रूबी अब उसकी कैंपेन मैनेजर नहीं है। वो अब कॉर्नर के लिए काम करने लग गई। ओ और ओटिस की रेस में अब एक कैंडिडेट और जुड़ गया और वो था कॉर्नर। कॉर्नर कॉलेज में अपना एडवर्टाइजमेंट बड़े लेवल पर कर रहा था। आज कॉलेज में मॉक टेस्ट है। टेस्ट सेकंड फ्लोर पर था। वहाँ जाने के लिए ओटिस कॉलेज की लिफ्ट का यूज करता है। उसमें पहले से ओ थी। लिफ्ट का गेट बंद होता है, लेकिन उसी वक्त वो खराब भी हो जाती है। लिफ्ट ना तो ऊपर जा रही थी और ना उसका गेट खुल रहा था। ओ और ओटिस वहाँ साथ में फंस चुके थे। विविन अपने टेस्ट हॉल में जाने वाली थी
थी, लेकिन उससे पहले उससे मिलने बोऊ आता है। वो अचानक विविन का हाथ टाइट पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो किसी भी लड़के से बात ना करे। उस वक्त बोऊ का बिहेवियर ऐसा था जैसे वो विविन पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा हो। विविन एक पल के लिए तो समझ नहीं पाई कि उसके साथ अभी हुआ क्या। लिफ्ट खराब होने से बाहर आइजैक गुस्सा था क्योंकि थोड़ी देर में उसका टेस्ट है, लेकिन वो लिफ्ट के कारण पहुंच नहीं पाएगा। और ये लिफ्ट पहली बार खराब नहीं हुई है, बार बार होती है, लेकिन किसी का इस पर ध्यान नहीं जाता। आइजैक ने जानबूझकर कॉलेज का इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। इस वजह से कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स और टीचर हॉल में इकट्ठा हो गए। सभी के आते ही आइजैक ने अलार्म बजाने की जिम्मेदारी ली और सभी के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया कि इस कॉलेज के पास साइलेंट डिस्को, मेडिटेशन पार्क, इन सब के लिए पैसे हैं, लेकिन एक लिफ्ट ठीक कराने के लिए पैसे नहीं हैं, जो हम जैसे लोगों की जरूरत है। आइजैक की बात का बाकी स्टूडेंट्स ने भी समर्थन किया और प्रिंसिपल को कहा कि जब तक लिफ्ट पूरी तरह ठीक नहीं होगी हम टेस्ट नहीं देंगे। इतना बोलकर सारे स्टूडेंट्स कॉलेज हॉल में ही धरने पर बैठ गए। मेव को पता चला कि उसका भाई शॉन सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चला गया और जाने से पहले अपने दोस्त को बोलकर गया कि वो नशा छोड़ने की कोशिश करेगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। सिस्टर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते पढ़ते जोआना गुस्सा हो गई और वो जीन से झगड़ा करके उसका घर छोड़कर चली गई। उसी वक्त मेव जीन के घर पहुंची डिनर के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ओटिस ओ के साथ कई घंटों से लिफ्ट में फंसा था। मेव थोड़ी जल्दी जीन के घर चली गई थी। डिनर अभी बना नहीं था तो जीन और मेव ने साथ मिलकर खाना बनाना शुरू किया और साथ साथ दोनों बातें भी कर रही थी। जीन ने मेव से उसके बारे में सब कुछ पूछा कि वो कौन है, क्या करती है और आगे क्या करना चाहती है। तो मेव ने भी जीन को सब कुछ बता दिया और ये भी बताया कि वो अब अमेरिका वापस नहीं जा रही क्योंकि उसके एक टीचर को लगता है कि वो राइटर बनने के काबिल नहीं है। मेव की बात सुनकर जीन उसे समझाती है कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन उस कोर्स में हुआ है तो तुम में जरूर कोई बात है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम राइटर बन सकती हो तो एक टीचर को तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड मत करने दो। मुझे लगता है कि तुम्हें दोबारा अमेरिका जाना चाहिए और अपने सपने पूरे करने चाहिए। जीन की बातों से मेव दोबारा मोटिवेट होती है और अमेरिका जाने का मन बना लेती है। थोड़ी देर तो ओटिस और ओ बातें नहीं करते, लेकिन बाद में ओटिस ओ से पूछता है कि तुमने रूबी के साथ वो सब क्यों किया था। ओ बताती है कि मेरी स्कूल में बहुत कम लोग एशियन थे तो मेरा होना वहाँ नॉर्मल नहीं था। मेरी क्लास के सारे लड़के और लड़कियां अपने किस और क्रश के बारे में बात कर रहे थे। मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन क्लास में नॉर्मल बने रहने के लिए इन सब चीजों का मुझ पर बहुत दबाव था। मुझे लगा कि अगर मैं क्लास की उन पॉपुलर लड़कियों के साथ रहने लग जाऊं तो मेरी कमियों पर पर्दा पड़ जाएगा। इसीलिए मैंने रूबी को बुली किया ताकि वो लड़कियां मुझे अपने साथ रख ले, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। फिर मैंने सेक्स के बारे में पढ़ना चालू किया ताकि मैं भी लोगों से नॉर्मल बातें कर सकूं। वक्त के साथ मेरा इंटरेस्ट सेक्स का नॉलेज लेने में बढ़ता गया। मेरे पास अब सेक्स के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए मैंने कॉलेज में अपना क्लिनिक शुरू किया। मैंने सभी से अपने एसेक्सुअल होने की बात छुपाई क्योंकि कोई इंसान उससे क्यों ही सेक्स एडवाइस लेगा जो खुद सेक्स ना करता हो। इसलिए मैंने फ्रेंड्स नहीं बनाए क्योंकि उन्हें भी सच्चाई बतानी पड़ती। दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि लिफ्ट दोबारा चालू हो गई। लिफ्ट ठीक होते ही स्टूडेंट्स धरने पर से उठ गए, लेकिन अब टेस्ट अगले दिन के लिए रीशेड्यूल हो गया। जैक्सन शाम को कॉलेज से घर गया। घर पर कोई नहीं था। जैक्सन को कुछ दिनों से लग रहा था कि उसकी मॉम्स उससे कुछ छुपा रही हैं। आज वो घर पर नहीं है। उसके लिए ये सही मौका था पता करने का। जैक्सन उनके रूम में जाकर तलाशी लेता है तो उसे वहाँ एक जेरोम नाम के आदमी का सालों पहले का एक लेटर मिला। उसे पढ़कर जैक्सन को पता चला कि उसकी मॉम रोज का इस जेरोम नाम के आदमी के साथ अफेयर था और हो सकता है कि उसके डैड भी वही है। जिस तरह से आज बहू ने विविन को ट्रीट किया था उसके बारे में सोच सोचकर विविन बहुत दुखी हो रही थी। उसे विश्वास हो चुका था कि बहू उसके लिए सही इंसान नहीं है। डिनर के बाद मेव रात को ओटिस के साथ ही रुकती है। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। मेव ओटिस को बताती है कि मैं दोबारा अमेरिका जा रही हूँ, लेकिन इस बार शायद कभी वापस ना आऊँ। इतना सुनते ही ओटिस एक बार को तो सहम गया। उसका मन कर रहा था कि वो मेव को रोक ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। भारी मन से ओटिस ने मेव को ओके कहा। मेव ने ओटिस से पूछा कि हम दूर रहकर भी हमारा प्यार नहीं निभा सकते क्या? तो ओटिस ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम संभाल पाएंगे। मुझे लगेगा जैसे मैं तुम्हारी आजादी को छीन रहा हूँ। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोनों को पता था ये रात उनकी साथ में आखिरी रात है। दोनों ने अपनी पूरी कोशिश की उस रात को अपनी एक यादगार रात बनाने की और दोनों ने अपना साथ में पहला और शायद आखिरी सेक्स किया। अगली सुबह मेव ओटिस को गुड बाय बोलकर चली जाती है, लेकिन ओटिस ने जानबूझकर अपनी आंखें नहीं खोली क्योंकि उसमें मेव को जाते देखने की हिम्मत नहीं थी। उसके जाने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और फिर से ओटिस और मेव का साथ अधूरा ही रह गया। मेव एमी को अपने पास बुलाकर बोलती है कि तुम्हें और आइजैक को रिलेशनशिप
रिलेशनशिप में आने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। अमेरिका जाने से पहले मेव ने अपनी मॉम की अस्थियां वहीं छोड़ी जहां वो पहले रहा करती थी। इन सब के बाद मेव अमेरिका चली गई। रूबी ने जो वीडियो पोस्ट किया था उसकी वजह से ओ की इमेज बहुत खराब हुई। उसे रेडियो शो से भी निकाल दिया गया। मैटर जब ज्यादा बड़ा हो गया तो ओ ने एक अपोलॉजी वीडियो बनाकर पोस्ट किया जिसमें वो सभी से अपने उस बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है जो उसका कभी हुआ करता था, लेकिन उसने रूबी से सॉरी नहीं बोला। मेव भी अमेरिका पहुंच गई थी। आज कॉलेज में इलेक्शन डे है। ओटिस को उम्मीद थी कि वो नहीं जीतेगा। कॉलेज जाने से पहले ओटिस और जीन साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और साथ में मेव के बारे में बातें करते हैं। तब ओटिस को पता चला कि मेव तो यहाँ रुकने वाली थी, लेकिन उसे दोबारा अमेरिका जाने के लिए जीन ने मोटिवेट किया था। ओटिस और मेव के ब्रेकअप के पीछे उसकी मॉम थी। ये पता चलते ही ओटिस अपनी मॉम से बहुत नाराज हो गया और गुस्से में कॉलेज चला गया। उसी वक्त जियाना दोबारा जीन के घर लौट आई क्योंकि फिलहाल उसके पास रहने के लिए दूसरा घर नहीं था। जीन ने भी उसे रख लिया। जैक्सन को जो लेटर अपनी मॉम के कमरे में मिला था उस लेटर के ऊपर जो एड्रेस था, जैक्सन वहां जाता है जेरोम से मिलने। जैक्सन ने जब जेरोम को देखा तो वो समझ गया कि वही उसके डैड हैं। जैक्सन ने जेरोम को अपने बारे में बताया और ये भी बताया कि आप शायद मेरे डैड हैं। ये सुनते ही जेरोम ने बिना कुछ बोले अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। कैल कल से गायब है और ना तो वो अपना फोन उठा रही। पुलिस भी मामले को सीरियस नहीं ले रही। कैल की मॉम अंत में उसके कॉलेज में आती है उसके दोस्तों से पता करने के लिए। कैल की मॉम की मुलाकात वहाँ आयशा से होती है, लेकिन आयशा को भी कैल के बारे में कुछ मालूम नहीं था। एबी और उसके ग्रुप ने तुरंत पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और उनसे कैल को जल्द से जल्द ढूंढने की रिक्वेस्ट करी। सबने कैल को शहर में हर जगह ढूंढना शुरू किया। एरिक भी आज बैप्टाइज होने वाला है, लेकिन चर्च में कार्यक्रम शुरू होता उससे पहले चर्च के पादरी एरिक को बताता है कि तुम्हारी कॉलेज जो फंड रेजर प्रोग्राम से जो पैसे चर्च को डोनेट कर रही थी, चर्च काउंसलर ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि कॉलेज की सोच और चर्च की सोच आपस में नहीं मिलती। डोनेशन एक्सेप्ट ना करने वाली बात एरिक एबी को बताता है। कॉलेज का एक ग्रुप एक मॉल में गया जहां कल रात को कैल को देखा गया था। स्टूडेंट्स ने चारों तरफ भटकर मॉल में मौजूद लोगों और स्टाफ से कैल के बारे में पूछा, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। बो ने विविन के साथ जिस तरह बिहेव किया था उसके लिए वो विविन से माफी मांगने आता है, लेकिन विविन ने उसे माफ नहीं किया और उससे रिश्ता तोड़ दिया। एडम को डॉग्स को ट्रेनिंग देना पसंद है, इसीलिए उसने फार्म में जॉब स्टार्ट करी थी। उसे लगा कि वहाँ डॉग्स को संभालने का काम होगा, लेकिन जबकि यहाँ उसे घोड़े संभालना था और बच्चों को घुड़सवारी सिखानी थी। एडम को इसका कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन फार्म की मालकिन जैम ने उसे घुड़सवारी सिखाई और अब वो खुद बच्चों को सिखा सकता है। पूरी कॉलेज के स्टूडेंट्स कैल को ढूंढने में बिजी थे तो माइकल एडम के पास फार्म पर आता है उसे ये बताने कि वो उससे कितना प्यार करता है। वो दोबारा अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। माइकल ने अपने आप को बहुत बदलने की कोशिश की है और वो ये बात एडम को भी समझाता है। एडम अपने डैड का एफर्ट देखकर खुश हुआ और उसने उन्हें माफ कर दिया। माइकल ने रुककर एडम का काम देखा और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था। ये देखकर माइकल को एडम पर बहुत गर्व महसूस हुआ। इतने दिन साथ काम करने से जैम भी एडम को पसंद करने लग गई। उसने एडम से डेट पर चलने के लिए पूछा। एडम ने हाँ बोल दिया। उधर चर्च में बच्चों को बैप्टाइज किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद एरिक की बारी आई। वो अब तक चुप था, लेकिन आज उसने अपने पूरे समाज के सामने बोलने का फैसला किया। बैप्टाइज होने से पहले उसने पादरी और पूरे समाज के सामने अपनी असलियत बताई कि मैं एक गे हूँ और अब मैं अपनी असलियत और नहीं छुपा सकता क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। अगर ये सुनने के बाद भी समाज मुझे अपना हिस्सा मानता है तो मैं अभी बैप्टाइज हो जाऊंगा। एरिक की बात सुनकर पूरे चर्च में सन्नाटा फैल गया। सिर्फ एरिक की माँ ही खड़ी होकर बोली कि तुम जैसे हो मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। एरिक को अपना जवाब मिल चुका था। ये समाज उसे नहीं अपनाएगा। वो अपना सामान लेकर चर्च से चला गया। लोगों से पूछताछ करने पर भी कैल का कुछ पता नहीं चला तो आखिर में उन्होंने जाकर मॉल के सीसीटीवी देखना शुरू किया। रूबी जब तक सीसीटीवी देख रही थी बाकी स्टूडेंट्स सिक्योरिटी रूम के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। आयशा और एबी का छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। वहीं पर बैठी ओ आयशा से पूछती है कि तुम आजकल एबी से इतना झगड़ती क्यों हो। इस पर आयशा बोलती है कि एबी हर वक्त माहौल कंट्रोल करने की कोशिश करती है। मुझे गॉसिप करना पसंद है लेकिन एबी करने नहीं देती और हर वक्त पॉजिटिव बातें करने के लिए फोर्स करती है। हमें नहीं रहना हर वक्त पॉजिटिव। ओ इस पर एबी को समझाती है कि एक इंसान के अंदर कई तरह के इमोशन होते हैं। अगर वो सिर्फ एक ही इमोशन पर रुका रहेगा तो ये उसकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो कभी कभी नेगेटिव होना भी सही है। ओ की बातें एबी को समझ में आ जाती है। रूबी को सीसीटीवी में कैल दिख गई। उसने अपना बैग डस्टबिन में डाला और मॉल से
चली गई। रूबी ने ये बात सबको बताई। ऑटिस मॉल के बाहर कचरे में कैल का बैग ढूंढता है। इस दौरान ओ और रूबी साथ में थे। ओ ने रूबी के साथ जो कुछ भी किया था इसके लिए उसने रूबी से माफी मांगी। रूबी ने माफ कर दिया। ऑटिस को कैल का बैग मिल गया। बैग में कैल का फोन और बाकी सामान था। उधर जैक्सन को याद आया कि कैल कहाँ हो सकती है। कैल और जैक्सन जब रिलेशनशिप में थे तो वो जैक्सन को उस जगह लेकर गई थी जहाँ वो अक्सर अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड किया करती थी। जैक्सन तुरंत वहाँ के लिए निकल गया। एरिक चर्च से अपने घर जा रहा था। उसे एबी के मैसेज से पता चला कि कैल गायब है, लेकिन उसे रास्ते में कैल दिख गई। कैल ने जब कुछ सालों पहले ट्रांस होने का फैसला किया था तो उसके घर वालों को ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कैल का सपोर्ट नहीं किया था और अब जब उसकी मॉम उसे समझने की कोशिश कर रही है तो उसे उन पर विश्वास नहीं है। कैल अब हर वक्त खुद को अकेला और यूजलेस महसूस करती है, इसलिए वो लोगों से कटना चाहती है। एरिक कैल के पास पहुंचा। उसी वक्त वहां जैक्सन भी आ गया। कैल ने दोनों से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात की। दोनों ने भी उसकी बात सुनी और उसे अच्छा फील कराने की कोशिश की। वो फिर कैल को उसके घर छोड़ने गए और उसके मिलने की बात सभी को बताई। उधर मेव को एक कैथलीन नाम की राइटर का कॉल आया। उसने मेव को अपने पास इंटर्नशिप ऑफर की। मेव के लिए ये बड़ी बात थी। उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। वो भी एक बड़ी राइटर के लिए काम करने वाली थी। कॉलेज के बाद जैक्सन अपने घर गया। वो वहाँ जाकर अपनी मॉम्स को जेरोम से मिलकर आने वाली बात बताई और उनसे कहा कि मुझे सब कुछ जानना है। तब रोज ने जैक्सन को बताया कि मेरा जेरोम के साथ अफेयर था। वो पहले से शादीशुदा था, उसकी फैमिली भी थी। मैं प्रेग्नेंट हो गई। जेरोम ने मुझे नहीं अपनाया, लेकिन मैं बच्चे को जन्म देना चाहती थी। तुम्हारे जन्म के बाद मैं तुम्हारी मॉम सोफिया से मिली और हमने एक फैमिली की तरह रहने का प्लान बनाया। जैक्सन ये सुनकर गुस्सा और दुखी दोनों हुआ कि अब तक उससे झूठ बोला जा रहा था। ऑटिस एरिक से मिलने जाता है ये बोलने के लिए कि उसे दोस्ती में कोई ब्रेक नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपना प्यार तो खो चुका है, अब दोस्ती नहीं खोना चाहता। एरिक भी यही चाहता है। दोनों फिर से दोस्त बन गए। फाइनली एमी ने भी डिसाइड किया कि वो अपने साथ हुए उस असॉल्ट के ट्रॉमा से पूरी तरह बाहर आएगी। उसने अपनी जीन्स को उसी बस स्टॉप पर जाकर जलाया जहां वो असॉल्ट के बाद उतरी थी। उसे जलाने के बाद उसे काफी हल्का महसूस हुआ। शाम को कॉलेज में फंड रेजर प्रोग्राम शुरू हुआ। अब जो पैसे आएंगे वो सब कैल को दिए जाएंगे उसकी टॉप सर्जरी के लिए। फंड रेजर प्रोग्राम के बाद वोटिंग का भी रिजल्ट बताया जाता है, जिसमें कॉर्नर जीत गया। उसे ही सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन उसने थेरेपिस्ट की पोस्ट लेने से मना कर दिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये उसके बस का नहीं है। कॉलेज ने फिर वो पोस्ट ओटिस को दे दी क्योंकि वो रनर अप था। ओटिस ने भी ये बोलकर पोस्ट लेने से मना कर दिया कि इस कॉलेज के हिसाब से ओ ही यहाँ की थेरेपिस्ट बन सकती है। अंत में ओ को ही पोस्ट दी गई। वोटिंग रिजल्ट के बाद सभी ने बहुत मजे किए। एमी ने भी आइजैक को किस करके अपने प्यार का इजहार किया। कॉलेज में प्रोग्राम खत्म होने के बाद ओ ओटिस से पूछती है कि क्या हम साथ में काम कर सकते हैं। ओटिस ओ को मना नहीं करता, लेकिन सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त मांगता है। जैक्सन का भी अपनी मॉम्स के लिए गुस्सा खत्म हो गया। कैल की मॉम भी उसे पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करने लगी। एडम का परिवार भी धीरे धीरे एक हो रहा था। अगली सुबह ओटिस का ध्यान अपनी टेबल पर पड़े एक लेटर पर गया जो जाने से पहले मेव ने उसके लिए छोड़ा था। वो मेव की तरफ से एक थैंक यू लेटर था ओटिस के लिए। लेटर में वो ओटिस को हर एक चीज के लिए थैंक यू बोलती है, उसे दिए प्यार और रिस्पेक्ट के लिए, उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए और उसे एक बेहतर इंसान बनने में हेल्प के लिए। ओटिस लेटर को पढ़ने के बाद मेव की यादों में खो जाता है और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ।